Hello students, I'm here with the next video of this chapter electoral politics. So let's start. Yesterday we have discussed about the political, why do we have the elections and political competition, its merits, its demerits, and today we will discuss about the what is our system of election. हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शन का क्या सिस्टम है. Clear? So let's start. कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक. क्या हम कह सकते हैं कि जो इंडियन इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक है. सो टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया. तो हम देखते हैं कि इंडिया में पहले इलेक्शंस होते कहते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट इज द हेयर जनरल इलेक्शन. अब जनरल इलेक्शन, व्हाट इज जनरल इलेक्शन? सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. क्लियर. सो इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर द टर्म एंड. जनरल इलेक्शन वो होते हैं जब टर्म एंड हो जाती है, यानी कि आफ्टर 5 ईयर. जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा इलेक्शंस वो होते हैं जो पूरी कंट्री के अंदर होते हैं. ठीक है. सो लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर द टर्म एंड दे आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. एंड द लोकसभा और विधानसभा इज डिजॉल्व ड्यू टू टर्म एंड. और अगर जनरल इलेक्शन जो है वो हर 5 साल के बाद होते हैं रेगुलरली, और दूसरा जो लोकसभा और विधानसभा है वो डिजॉल्व यानी कि भंग हो जाती है जब टर्म एंड होता है, मतलब 5 साल के बाद वो दोबारा से उसके कैंडिडेट जो है या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो दोबारा बनते हैं, जो उसके मेंबर्स हैं वो दोबारा इलेक्ट होते हैं. ठीक है. द सेकेंड इज द बाई इलेक्शन. अब बाई इलेक्शन मीन्स मिड टर्म इलेक्शंस. It's also called the midterm elections. Means elections are held before the term end. ये इलेक्शंस तब होते हैं टर्म एंड से पहले, मतलब 5 साल होने से पहले. मीन्स कि समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर. कई बार क्या होता है कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अब यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो वर्ड आ रहा है मैं आपको इसके बारे में आगे बताती हूँ. कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है कि किसी एक एरिया के अंदर अगर कोई सीट वैकेंट है, कि मतलब किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया है या बाई चांस उनकी डेथ हो गई है, तो वो सीट जो है वो वैकेंट हो गई है, तो उसके लिए जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं टर्म एंड से पहले, दिस इज कॉल्ड द बाई इलेक्शन. एंड दे आर हेल्ड एनी टाइम विद इन 5 ईयर्स. और ये 5 साल में कभी भी बीच में हो सकता है, जब भी जैसे भी सर्कमस्टांसेज हों. तो द लोकसभा और विधानसभा इज डिजॉल्व बिकॉज द गवर्नमेंट डज नॉट हैव मेजोरिटी सपोर्ट. और इसमें जो है ये मिड टर्म में हो रहे हैं, तो लोकसभा और जो विधानसभा है वो भंग हो सकती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिलता. अदरवाइज लोकसभा और विधानसभा जो है वो टर्म के एंड में ही डिजॉल्व होते हैं. तो ये जो क्वेश्चन है आपका जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन, ये पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट की फॉर्म में. डिफरेंशिएट बिटवीन द general election and the by election. Clear? So this is the important. So the next topic is our, हमने अब ये देख लिया कि हमारे यहाँ पर इलेक्शन कैसे होते हैं. तो अब इसकी सिस्टम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे सबसे पहला सिस्टम क्या है. द फर्स्ट सिस्टम इज दैट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. क्लियर. अब यहाँ वर्ड आया है कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मीन्स निर्वाचन क्षेत्र. The country is divided into different areas based on population for the purpose of elections, which are called electoral constituencies. जब एक कंट्री को के एरियाज को डिवाइड कर दिया जाता है उनकी पॉपुलेशन के बेस पर, पर्पस क्या होता है, इलेक्शन करवाना. सो दिस इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब निर्वाचन क्षेत्र. क्लियर. सो द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव. तो जिस एरिया में वोटर्स, जिस एरिया, जैसे मान लें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई, उसमें जितने भी वोटर्स हैं वो अपने एरिया में से केवल एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं. क्लियर. सो फॉर लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि लोकसभा इलेक्शन जो हमारी कंट्री है, जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं, या जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि अभी जब प्राइम मिनिस्टर के लिए जो इलेक्शन हुए थे 2014 में, 2019 में फिर हुए 5 साल के लिए, तो जब वो ऑल ओवर कंट्री हुए थे, दैट इज़ द लोकसभा इलेक्शन. तो उसमें जो पूरी कंट्री है वो टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दी जाती है. एंड द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी. जैसे मैंने या आप ये देख सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी, कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होता है उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी कहा जाता है. क्लियर. सो सिमिलरली
ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और अगर हम बात करें कि स्टेट असेंबली की, स्टेट का मतलब आ रहा है कि अगर हमारी एक स्टेट के अंदर, एक राज्य के अंदर, मान लीजिए हरियाणा के अंदर जब इलेक्शन होंगे सीएम के लिए, जैसे अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में हुए, तो वो एक स्टेट के अंदर हुए ना, तो इसी तरह से हर स्टेट को जब उसके स्पेसिफिक नंबर के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। Clear? So in this case, the elected representative is called the member of legislative assembly or MLA. Legislative assembly किसकी होती है? वो होती है विधान पालिका, जिसे हम बोलते हैं विधान सभा, हम जिसे बोलते हैं, मीन्स जो स्टेट लेवल पर होती है। और जो सेंटर लेवल पर होते हैं वो दैट इज द पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेज होते हैं। क्लियर? तो जब ईच स्टेट जो है, हर स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक स्पेसिफिक नंबर में, तो वहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है उसे बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और MLA. सो द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। तो ये सेम प्रिंसिपल, ये सेम सिद्धांत जब पंचायत इलेक्शंस होते हैं, ये जो म्यूनसिपल इलेक्शन होते हैं, उनमें भी कैरी किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। जितने भी विलेजेस हैं, जितने भी टाउन्स हैं, उनको अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। या अभी आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली 4-5 मंथ्स पहले हमारे अम्बाला के अंदर जो है, यहाँ पर हमारी सिटी के अंदर अभी म्यूनसिपल जो इलेक्शंस हुए हैं, तो हमारे यहाँ पर वार्ड डिवाइड कर दिया था ना कि इस वार्ड से ये मेंबर खड़ा है, इस वार्ड से ये मेंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक ही वार्ड से 4-5 मेंबर्स खड़े होते हैं, अब कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन, और जो वोटर्स हैं उस एरिया के, वो केवल एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। क्लियर? सो समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट 1 सीट इन द असेंबली। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सीट, जिसको हम सीट का वर्ड नाम दे देते हैं, सीट जो है वो इलेक्ट की जाती है। Clear? So look at this picture. Here is the example of the constituencies. It's a गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये जो गुलबर्गा है, ये दिस इज द गुलबर्गा, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये एक कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है। अब ये देखिए कि एक डिस्ट्रिक्ट ये है, और इसके साथ साथ जो और हैं, इन सभी को किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द स्टेट असेंबली। ठीक है, स्टेट इलेक्शन जो होने हैं। और अगर हम लोकसभा इलेक्शन के अकॉर्डिंग बात करें, तो ये देखिए तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में इस डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। ठीक है, तो आई होप आपको इससे क्लियर हो जाएगा। सो हमने अभी पढ़ा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अभी तो हमने कहा कि ऑल ओवर जो है हम इसको डिवाइड कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, लेकिन अब रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है? सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व रखा जाता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए। जैसे कि आर कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल्स एवरी सिटीजन to elect his or her representative and to be elected as a representative. So the constitution makers were worried that in an open electoral competition, certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha or the state legislative assembly. So they may not have the required resources, education, contacts to contest and win elections against other. So those who are influential and resourceful may prevent them from winning elections. If that happens, our parliament and assembly would be deprived of the voice of the significant section of our population. अगर ऐसा हुआ तो उन्हें आगे आने का चांस ही नहीं मिलेगा। वो वीकर सेक्शन है, वो आगे कैसे आएंगे? क्योंकि उनके इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इलेक्शन को विन कर सके। सो द मेकर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शन। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने एक स्पेशल सिस्टम बनाया रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का फॉर द वीकर सेक्शन लाइक SCs एंड STs। क्लियर? सो कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर केप्ट रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट 84 एंड द शेड्यूल ट्राइब्स 47। तो हमारे जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व फ्रॉम ST। ऐसा नहीं है कि जो शेड्यूल कास्ट के लिए सीट्स रिजर्व है वहाँ से सिर्फ शेड्यूल कास्ट के ही लोग खड़े होंगे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ से शेड्यूल ट्राइब्स के लोग के लिए रिजर्वेशन होगी, और जितना एरिया शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को दिया गया है, वहाँ पर कोई भी शेड्यूल कास्ट का जो पर्सन है वो वहाँ से कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। क्लियर? सो करंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 47 फॉर द शेड्यूल ट्राइब। सो द नंबर इज इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। तो ये जो डिवाइड किया गया है, ये इस अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया कि एक एरिया के अंदर इनकी पॉपुलेशन कितनी है।
उस बेस पर ये रिजर्व रखी गई है कि शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स एंड द शेड्यूल ट्राइब फॉर 47. So at local and district level, the reservation system is extended to other work weaker section like women and OBCs. अब अगर हम इस सिस्टम को, इस रिजर्वेशन के सिस्टम को एक्सटेंड करते हैं तो धीरे धीरे अभी डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल तक भी पहुंचा है. इन मैनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल मीन्स पंचायत और द म्यूनिसिपैलिटी और द कॉरपोरेशन local bodies are now reserved for other backward classes as well, means OBC, and the proportion of seats reserved varies from state to state. Similarly, 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates. अब women candidates को भी आगे लाने के लिए उनकी रिजर्व जो लोकल लेवल पर भी रखा जाने लगा है. 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व रखी जाने लगी है. क्लियर? सो द नेक्स्ट वर्क इज दैट द वोटर लिस्ट. Clear? The list of people who are eligible for voting is prepared by the Election Commission of India before election. इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है कि जो लोग एलिजिबल हैं वोट करने के लिए उनको उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसे बोला जाता है वोटर लिस्ट. सो once the constituencies are decided, the next step is to decide who can or who cannot vote. जब एक बार कॉन्स्टिट्यूएंसीज का काम हो गया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब ये देखना है कि कौन वोट कर सकता है और कौन नहीं. एंड दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे. सो इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन. जैसे मैंने अभी आप जिस लिस्ट के बारे में बताया. सो एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव. ये इसलिए किया जाता है कि हर किसी को जो है समान अवसर मिल सके अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए. एज वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सो इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीज़न. जैसे हमने पढ़ा है कि इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं 18 ईयर्स और उससे अबव है उनको वोट है, उनको वोट करने का राइट है, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, जेंडर से बिलोंग करते हैं. सो सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट बट ओनली इन रेयर सिचुएशंस. कई बार कुछ होता है, कुछ क्रिमिनल्स होते हैं या कुछ ऐसे पर्सन जिनका माइंड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, उन्हें समझ नहीं होती मैं किसे इलेक्ट करना है या नहीं, तो कई बार उनको डिनाई कर दिया जाता है कि वो वोट ना करें. लेकिन ये बहुत बहुत रेयर सिचुएशंस में होता है. इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन्स एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन. सो एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट. सम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चाहे वो किसी भी different citizens differ from one another in and many ways, such some are rich, some are poor, some highly educated, some not so educated and not educated at all, some are kind, others are not so kind, but all of them are human beings which can all are the human being with their own needs and views. So that is why all of them deserve to have an equal say in decisions that affect them. Clear? So it is the responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on the voter list. As new persons attain voting age, names are added to the voter list and names of those who move out of a place or those who are dead आर डिलीटेड. तो हर 5 ईयर के बाद जब इलेक्शन होने होते हैं तो ये लिस्ट को रीन्यू किया जाता है कि जो अब एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है, हर साल कोई ना कोई एलिजिबल हो गई, ठीक है, तो उनको वोट करने का राइट मिलता है, उसका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो जाता है. और कई बार क्या होता है कि कुछ जो वोटर्स हैं या तो वो कंट्री को छोड़कर चले गए हैं या कहीं कंट्री में ही किसी और पार्ट में रहना स्टार्ट कर दिया है या फिर किसी की डेथ हो गई है तो उनके नेम को उस एरिया की पॉपुलेशन से डिलीट कर दिया जाता है. Clear? So in the last few years a new system of election photo identity card, अभी कुछ एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड. मीन्स एपिक, मीन्स EPIC, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड. ये अभी कुछ टाइम से स्टार्ट हुआ है. सो द गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट. तो ये कार्ड हर पर्सन को दिया जाता है एंड द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट, so that no one can vote for someone else. But the card is not yet compulsory for voting. For voting, the voters can show many other proofs of identity like ration card, driving license, Aadhaar cards, etc. Clear?
So the next topic is that here is the ballot paper. What is the ballot paper? A ballot paper is a sheet of paper on which the contesting candidate along with their party name and symbols are listed. अब बैलेट पेपर क्या होता है? एक्चुअली बैलेट पेपर क्या होता है, जब वोट करने के लिए हम जाते हैं तो वहाँ पर पहले क्या होता था, पेपर बना होता था, ठीक है। उसके ऊपर जो कंटेस्टिंग इलेक्शंस होते कैंडिडेट्स होते हैं उनके नेम मेंशन होते हैं, उनका पार्टी का नेम और सिंबल बना होता था, तो उसकी हम स्टैंपिंग करते होते थे। लेकिन अब रिसेंटली क्या स्टार्ट हो गया है, द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन स्टार्ट हो गई है, मीन्स ईवीएम। ईवीएम machines are nowadays used to record votes. It shows the name of the candidates and the party symbols. अब इसके ऊपर भी कैंडिडेट का नेम लिखा होता है, पार्टी सिंबल बना होता है, आगे एक साइन, आगे स्विच बना होता है, उसके साथ छोटा सा एक लाइट बनी होती है। जब आप उस स्विच को प्रेस करते हैं तो वहाँ पे बीप का साउंड आता है, जिससे पता लगता है कि आपकी जो वोट है वो मशीन में सेव हो गई है। क्लियर? सो द नेक्स्ट इज दैट द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। नॉमिनेशन क्या है? एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। जो भी चाहे वो वोट करने वाला है वो भी एक कैंडिडेट बन सकता है, इलेक्शन को विन कर सकता है। हाउ एवर मिनिमम एज ऑफ इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट इज़ 25 ईयर्स। हाँ, अगर आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है तो आपकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, लेकिन वोट करने के लिए आपकी एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। So political parties nominate their candidate who get the party symbol and support party's nomination is often called political पार्टी टिकट्स। सो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती हैं जिसमें उनका पार्टी सिंबल दिया जाता है और वो पार्टी उसको सपोर्ट करती है, और उसको पार्टी टिकट बोला जाता है। जो उसको नॉमिनेशन दिया जाता है उसको पार्टी टिकट बोला जाता है। Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. तो हर जो पर्सन जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होता है और कुछ मनी जो है वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी होती है इलेक्शन कमीशन के पास। Clear? So a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration giving full details of. अब इस चीज़ को लेकर कि जो नॉमिनेट हो रहे हैं लोग वो सही लोग हों, वो जो लोगों की सेवा के लिए हों, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया डायरेक्शन दिया है कि कुछ उन्होंने इसमें रिक्वायरमेंट मांगी है कि उस फॉर्म के अंदर कुछ डिटेल्स मांगी है कि ये जो है पता होनी चाहिए कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी डिटेल क्या है। जैसे कि सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, कि अगर किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस चल रहा है जिसका अभी रिजल्ट नहीं आया है, पेंडिंग है, वो फिर लिखा जाना चाहिए। डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड इज और हर फैमिली मेंबर्स और द फैमिली। पूरी डिटेल्स होनी चाहिए कि इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी मनी है, इवन कि उस पर्सन की नहीं, उसके फैमिली मेम्बर्स की भी। क्लियर? एंड द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक। फिर जब ये इन्फॉर्मेशन फिल होती है तो इसको पब्लिक भी किया जाता है, मतलब लोगों को बताया जाता है, बिकॉज दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। कि ये जो है लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है वोटर्स को डिसीज़न लेने में। अगर ये इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट को प्रोवाइड की जाती है तो वो इसके लिए डिसीज़न ले पाएंगे कि कौन सा जो कंटेस्टिंग है कैंडिडेट है वो बेटर है हमारी कंट्री के लिए। क्लियर? सो हियर द नेक्स्ट स्टेप इज दैट इलेक्शन campaign. What are election campaign? Political parties try to focus public attention to bigger issues during election campaign. पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई करती हैं लोगों की अटेंशन को फोकस करने के लिए, जो बड़े बड़े इश्यूज हैं वो उसे आगे लेकर आती हैं, इलेक्शन कंपेन में आगे लेकर आती हैं। क्लियर? सो इन इलेक्शन कंपेन द पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू अग्री फॉर अ रूल, मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन कंपेन में पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है। द कंपेन्स टेक place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling booth and the counting of votes. अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से रखा जाता है कि कंपेन, जो इलेक्शन कंपेन होना है, वो इलेक्शन जब अनाउंस होता है कि फाइनल लिस्ट है ये कैंडिडेट्स की कि कौन कौन कॉन्टेस्ट कर रहा है, एंड पोलिंग डेट क्या है जिस दिन इलेक्शन होना है, और जिस दिन काउंटिंग होनी है, जब ये सारा कुछ डिक्लेयर हो जाता है उससे 2 वीक तक का पीरियड मिलता है कंपेनिंग के लिए।
Clear? So the final stage of an election is the day when the voters count or poll their vote. Once the voter goes inside the booth, the election official identify her, put a mark on his or her finger and allow to cast vote. तो फाइनल स्टेज क्या होती है इलेक्शन के इसमें, कि जब इलेक्शन के लिए जो पर्सन, जो फाइनल स्टेज, जैसे कि कंपेन हो गया, 2 वीक्स के लिए टाइम पीरियड दिया जाता है। इसके लिए भी कुछ लॉ बनाए गए हैं। वो क्या है कि ब्राइब नहीं आप वोटर्स को कर सकते, डरा नहीं सकते, थ्रेटन नहीं कर सकते, उनको कास्ट के नेम पर, रिलीजन के नेम पर उनको अपील नहीं कर सकते कि हम भी सेम रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, आप भी इससे बिलोंग कर रहे हो, हम अपने रिलीजन के लिए ऐसा करेंगे, कास्ट के लिए ऐसा करेंगे। तो ये सब जो है गलत है। सो यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कंपेन, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते आप। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन एंड 10 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी इन एन इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन। आपको ये बताया जाता है कि 25 लाख से ज़्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते मनी जब लोकसभा इलेक्शन होता है, मतलब ऑल ओवर द कंट्री जब इलेक्शन होते हैं। क्लियर? और जब स्टेट लेवल पर इलेक्शन होते हैं तो 10 लाख से ज़्यादा आप जो है स्पेंड नहीं कर सकते। इफ़ दे डू सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। तो अगर ऐसा वो नहीं मानते हैं तो इलेक्शन को रिजेक्ट कर सकता है कोर्ट, और उसको, उसके नेम को भी कट कर सकता है अगर कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी या कोई ऐसा कैंडिडेट इस तरह से की करता है। तो इसी के लिए जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है अप्लाई किया जाता है। इसके लिए भी ये बताया गया है कि नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा। कोई भी पर्सन जो है वो वर्शिप की जो प्लेस है, चाहे वो चर्च है, टेम्पल है, मॉस्क है या गुरुद्वारा है, ऐसी जगहों को यूज़ नहीं कर सकता फॉर देयर कंपेनिंग। ना ही वो गवर्नमेंट व्हीकल्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक facilities. So the final stage of an election is the day when the voters cast or poll their vote. Once the voters go inside the booth, the election official identify her, put a mark on his or her finger and allow to cast vote. तो फाइनल स्टेज क्या आती है जिस दिन इलेक्शन होना है, जो वोटर है वो अपने पोलिंग बूथ पर जाता है एंड अगर वो जैसे ही एंटर करता है वहाँ पे जो ऑफिशियल बैठे हैं, जो ऑफिसर्स बैठे हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एपिक। एपिक मीन्स आप उनके आइडेंटिटी कार्ड के अकॉर्डिंग या आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, राशन कार्ड के अकॉर्डिंग या ड्राइविंग लाइसेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो अगर वो आइडेंटिफाई हो जाता है फिर एक मार्क पुट किया जाता है उसकी फिंगर के ऊपर। आफ्टर दैट ही अलाउड टू कास्ट vote and once the polling is over all the EVMs are sealed and taken to a secure place। और जब एक बार इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, पोलिंग ख़त्म हो जाती है, तो सारे EVMs को सील कर दिया जाता है और एक सेफ प्लेस पर रखा जाता है। एंड इन अ जनरल इलेक्शन यूजली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे। और जनरल इलेक्शन मतलब कि आफ्टर 5 ईयर्स, जो लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, आफ्टर 5 ईयर्स जो इलेक्शन हो रहे हैं, जनरली क्या होता है, जो भी काउंटिंग होती है वोट्स की, वो सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ पर सेम टाइम और सेम डे पर रखा जाता है। सो विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एंड इट बिकम्स क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। और कुछ ही घंटों के बाद काउंटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है और ये क्लियर हो जाता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो कौन फॉर्म करेगा। I hope this video will help you all to understand the chapter very clearly. Rest of the chapter we will discuss in the next video.